हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन का। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद दो और हैं, वो बाद में बात करेंगे। आज हम सिर्फ इसकी बात करने वाले हैं। तो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ इंटीग्रेशन निकालना हो, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो हमें आता है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज एक्स। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, एक्स। अगर मैं इंटीग्रेशन में इसको चेंज करना चाहता हूँ, यानी मैं अगर इसको इंटीग्रेशन एक्स को मैं टी से प्लेस कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको टी स्क्वायर डी टी ऐसे कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको वाई स्क्वायर डी वाई लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू चेंज कर दी तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होना चाहिए। यहाँ x में फंक्शन था, x ही वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था। यहाँ मैंने x को t से प्लेस किया तो dx को dt से प्लेस, ऐसे ही y को dy से प्लेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ये प्रॉपर्टी है मेरी इंटीग्रेशन की, तो ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या होता है? वैसे तो हम इसके बारे में पहले से जानते हैं। जब हमने सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया था, वहाँ पे भी हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया था। वहाँ पे जनरली मिलता था ना हमें कि x या थीटा की जगह हम क्या करते थे, टेंजेंट थीटा साइन थीटा, यानी एक अलजेब्रिक फंक्शन की जगह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करते थे ताकि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ आसानी से। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखो, मान लो मैं आपसे पूछूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, तो आपका आंसर होगा साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है जी माइनस का कॉस एक्स और प्लस में हम कांस्टेंट लगाते हैं, दैट्स द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरा आंसर होगा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज किया और मैंने पूछा जी साइन 3x dx। अब मेरा एंगल क्या है, 3x है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब आएगा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने बोला था कि जो मेरे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, वो मुझे एज इट इज़ यूज़ करने हैं। यानी ये फॉर्मूला मैं साइन एक्स डी एक्स होगा तभी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ वाई डी वाई हो जाए कोई बात नहीं, फिर मैं कोस वाई प्लस सी कर दूँगा, नो प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर 5x 7x mx ax ऐसी चीज़ें होंगी तो मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। डिफ्रेंशिएशन में मेरे पास क्या था, चैन रूल था ऐसी चीज़ों को करने के लिए कि पहले मैं साइन का कर देता, डिफ्रेंशिएशन करना होता, फिर अंदर वाले फंक्शन का कर देता। बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, तो इसके लिए हमने मेथड इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी पहली चीज़ ऐसे करने के लिए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या है, बट साइन 3x का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता। तो अगर मैं इस 3x को x से रिप्लेस कर दूं, यानी 3x की जगह एक सिंगल वेरिएबल ले आऊँ, तो अब 3x की जगह x तो नहीं रख सकते, कुछ और रख देंगे। अगर मैं साइन t भी कर दूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास साइन t dt हो जाए तो भी तो मुझे पता है ना आंसर क्या होगा, दैट इज़ बस यहाँ पे t हो जाएगा, दैट्स इट। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस 3x की जगह तो मैं क्या करता हूँ, लेट 3x इज इक्वल टू टी। मैंने 3x को t ले लिया, या 3x की जगह t मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट्स इट। इतनी बात आगे समझ में। यहाँ आने के बाद देखो, अब यहाँ पे साइन तो मेरा एज इट इज रहा जी, 3x की जगह मैंने लिख दिया t, इतना काम तो हो गया। अब बात आती है इस dx को रिप्लेस करने की, क्योंकि t वेरिएबल ले लिया तो अब ये भी तो dt की फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि इसको हम ऐसे करते हैं, बट dx की जगह dt कैसे आएगा अब उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब dx और dt से एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ dx बाई dt, तो इससे क्या समझते हो, डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t। बस सेम काम यहाँ पे कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। क्या होगा देखो, 3 इज ए कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t दैट बिकम dx बाय dt, और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज 1। समझ में आया? नॉर्मली हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, बट वेरिएबल t है, हम किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो मैंने t के रिस्पेक्ट में बोला तो ये ऐसे हो गया। अब देखो, मुझे सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं dx को इधर रखता हूँ, बाकी चीज़ें ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा dt डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई भाई? तो अब यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको, dx को dt डिवाइड बाय 3। समझ में आ गया? तो dx को रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल में आपने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, दैट्स इट।
उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। अब देखो ये 3 तो है कांस्टेंट, तो ये तो आ जाएगा जी मेरा बाहर, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3, तो मेरा एज इट इज रहेगा। अब साइन टी का इंटीग्रेशन जी हमें पता है दैट इज माइनस कॉस टी, और प्लस में एक कांस्टेंट लगाते हैं सी, ठीक है। अब क्या मेरा आंसर आ गया? नहीं, मेरा जो इनिशियल क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था जी, तो मुझे आंसर भी x की फॉर्म में ही चाहिए। तो मैंने t को क्या लिया था 3x, तो अब इंटीग्रेशन करने के बाद मेरा फॉर्मूला लग गया स्टैंडर्ड, जिस काम के लिए मैंने सब्स्टिट्यूट किया था वो काम हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इनिशियल वैल्यू पे आ सकता हूँ। तो 1/3 मेरा एज इट इज, माइनस को मैंने निकाला बाहर, ये हो जाएगा कॉस, और टी की जगह रख दो वापस से 3x प्लस का c, दैट्स योर आंसर। सिंपल, दैट्स इट। इसका मतलब मुझे क्या करना है, चीज़ों को आसान बनाने के लिए, यानी जैसे मैंने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं क्वेश्चन को उस फॉर्मूले में वापस लाने के लिए, ताकि मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा सकूं, उसके लिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो पहली चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि कब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं लेता हूँ इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इसको हटा दूँ आई थिंक। और एक चीज़ और इससे पहले, जैसे मैंने ये किया, हमेशा मुझे dx की वैल्यू पुट करनी है dt की फॉर्म में, तो आगे से हम क्या करेंगे, जैसे मुझे 3x इक्वल टू टी लिया हुआ है, तो 3 तो कांस्टेंट है, मैं आपसे पूछूं x का डिफरेंशिएशन, वो तो 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा dx, यानी राइट हैंड साइड में मैं ऐसे dx लगा दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में इसका डेरिवेटिव करो और उसके साथ लगा दो dt, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, x का dx बाई dt होता है, dt इधर चला गया, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा। आगे से हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड के साथ dx लगा दो, राइट हैंड साइड के साथ dt लगा दो, हमेशा ये करना है। और यहाँ पे जो भी डिफरेंशिएशन आ रहा है वो लिख दो, यहाँ पे इसका जो भी आ रहा है वो लिख दो, दैट्स इट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से समझाऊंगा और अच्छे से। तो इसको हटाता हूँ मैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो गिवन है दैट इज योर 2x डिवाइड बाय 1 + x², इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। देखो क्या करोगे, अब लास्ट में तो मुझे दिख रहा था कि मेरे पास क्या था, sin 3x लिख दिया मैंने, तो मुझे पता था ये 3x की जगह मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए, तब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो मुझे नहीं मिला तो मैंने 3x की जगह पुट कर दिया। अब यहाँ किसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन में हमने एक चीज़ और देखी थी कि जब मैंने 3x = t किया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, उसके बाद क्या किया मैंने, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, वहाँ से मुझे 3dx = dt। तो इस चीज़ से एक चीज़ और समझ में आती है कि किसी भी क्वेश्चन में एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, तरीके हो गए एक तरह से याद रखने के कि कहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगा सकता हूँ ईजिली, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना पड़ा, मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा। तो बस ये एक चीज़ याद रख लो कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे जहाँ पे क्या मिल रहा हो, कोई भी फंक्शन हो और उसका डिफ्रेंशिएशन हो, कोई फंक्शन हो उसका डिफ्रेंशिएशन हो, अगर ये दो चीज़ें दिख रही हो तो वहाँ पे क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगेगा। और अभी तो आपके लगने ही सारे यही वाले हैं 7.2 में, क्योंकि 7.1 में हमने डायरेक्ट जो बेसिक फॉर्मुलेस किए थे उन्हीं पे बेस क्वेश्चन किए थे। उसके बाद जो मेरा मेथड है दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख जाएगा, वो तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। और उसको एक और तरीका क्या बता दिया मैंने आपको कि एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपको अगर दिख जाए, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब 100% सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। अब देखो, अब यहाँ पे किसका डेरिवेटिव क्या है, तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं मेरी पावर कम होती है, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक फंक्शन मेरा न्यूमरेटर में है, एक मेरा है डिनोमिनेटर में, तो पावर किसकी बड़ी है, सिंपल सा डिनोमिनेटर वाले की। किसकी, डिनोमिनेटर वाले की। तो इसका मतलब मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। एक बार मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे एक बार ट्राई करके देखना कि ऊपर वाले को करके देखो इससे कुछ हो रहा है क्या, नीचे वाले को करके देखो, धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी सी क्वेश्चंस कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाने लग जाएगा कि किसको सब्स्टिट्यूट मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखूं तो इस डिनोमिनेटर यानी 1 + x² पूरे को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो लेट मैंने क्या ले लिया ये। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैंने सिर्फ x² को ही क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं किया, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी, ठीक है। और हमेशा ट्राई करना कि जैसे x² का डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है कि 2x है, सिंपली दिख रहा है तो सबको पता है, लेकिन कांस्टेंट इसमें ऐड करने से कुछ फ़र्क पड़ा क्या, मेरा नहीं पड़ा, लेकिन मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा इससे। कैसे, देखो
सबसे पहला काम यही करना है कि मैंने ये क्या कर दिया, इसकी जगह पे टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख रहा है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहाँ है, ये रहा। और मोस्ट प्रोबेबली जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में ही फंक्शन होगा जिसको सब्स्टिट्यूट करना है, और न्यूमरेटर में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा उस फंक्शन का। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, एफ डैश एक्स ऊपर होगा और एफ एक्स नीचे होगा। किस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता, जब लॉग वाले क्वेश्चन होंगे। सेकंड क्वेश्चन आई थिंक यही है, सेकंड वाले क्वेश्चन में उल्टा हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो वो देखो क्या होगा। डिफरेंशिएट करो, 1 का डिफरेंशिएशन होता है जी 0, एक्स स्क्वायर का तो पावर का करोगे तो 2x, और x का करोगे तो साथ में लगा देता हूँ dx, t का हो जाएगा 1 और साथ में लगा दो dt। यही बताया था मैंने कि मैं इस साइड dx लिखूंगा, इस साइड dt लिखूंगा, ये ध्यान रख लेना। अब जो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कर दो। नीचे वाले को तो मैंने माना है t, तो मैंने लिख दिया ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड बाय t, तो ठीक है। ऊपर क्या है 2x dx, इस पूरे का काम खत्म हो गया, इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगा dt, तो ये हो जाएगा 1/t इंटू dt। क्या मुझे इसका इंटीग्रेशन आता है जी, ये तो आता है, ये तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये क्या होता है, दैट इज योर log t प्लस सी। अब log तो मेरा एज इट इज, मुझे आंसर किस में चाहिए जी, मुझे तो आंसर x की फॉर्म में ही चाहिए। तो t क्या लिया था, 1 + x², तो रख दो 1 + x² और प्लस में हो जाएगा c, दैट्स योर आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गई चीज़ें। थर्ड देखो, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड देखो। सेकंड है मेरे पास log x² होल डिवाइड बाय x, तो इसका इंटीग्रेशन करना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं है, तो क्या करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किसका डेरिवेटिव कहाँ दिख रहा है आपको, अगर आपका डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से किया है तो डायरेक्टली मुझे पता है log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और इसका हमने उल्टा भी किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log t, इसका मतलब log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/t, द सेम, t की जगह बस x है। तो इसका मतलब मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, सिंपल सा दिख रहा है मुझे log, यानी लेट करो log x इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, साथ में dx लिखना है, t का डिफरेंशिएशन 1, साथ में t लिखना है, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, नीचे x है तो इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू log x² dx, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सुनो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने log x को क्या माना है, log x को माना है t, तो ये हो जाएगा t², इट्स ओके, डिवाइडेड बाय नीचे वाला तो 1/x dx, ये पूरा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा जी 1/x dx इज dt, तो ये इसके साथ dt लग गया, तो नीचे कुछ आएगा नहीं, काम खत्म, इंटीग्रेशन ऑफ दिस निकाल दो। अब t² का इंटीग्रेशन सबसे बेसिक फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था, t² का क्या होगा, दैट इज योर t³ डिवाइड बाय 3 और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू क्या थी, t मैंने माना था जी log x को, तो पुट कर दो, दैट बिकम योर log x होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थर्ड क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा थोड़ा लेवल अप होता रहेगा, और बेस्ट है पहले आप क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट अगर एक बार पकड़ में आ जाए, 2-4 क्वेश्चंस देख लिए, उसके बाद जितना हो उसके खुद से ट्राई करो, जो प्रॉब्लम आती है वो समझ लो, तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये आपको गिवन है, तो डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला नहीं दिख रहा, तो क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, लेकिन किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें समझ में नहीं आता। अब log x देखते हैं ना, एक चीज़ मुझे समझ में आनी चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन जो होता है जी वो होता है 1/x, क्या होता है 1/x होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पे दिख रही है क्या जी, बिल्कुल दिख रही है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो अगर मैं यहाँ से ऊपर तो 1 रहेगा एज इट इज, नीचे से x कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा log x, ये चीज़ समझ में आ गई। ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 नहीं है, तो एज इट इज रहा, नीचे से मैंने x कॉमन निकाला, ये अंदाजा मैंने कहाँ से लगाया, log दिख गया, log दिखते मेरे समझ में आता है log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई। अब मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, सिर्फ log या फिर उसके साथ कांस्टेंट, तो log या कोई भी चीज़ जिसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, जिसका डेरिवेटिव आपके पास है साथ में, तो जो कांस्टेंट है अगर आप उसको साथ में कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा और बहुत सही रहता है, सिंप्लीफाइड कर देता है क्वेश्चंस को। तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ, लेट 1 + log x इज इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू
टी, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, log x का 1/x, तो लेफ्ट हैंड साइड है तो लगा दो dx साथ में, और यहाँ पे t का 1 तो दिस बिकम dt। तब देखो ये 1/x ये रहा, dx ये रहा, इसके जगह रख दूंगा मैं dt, तो इसका काम तो हो गया dt। बाकी क्या बचा? बाकी बचा जी मेरे पास 1 + log x को मैंने t माना, तो ऊपर 1 है नीचे ये है, तो 1/t। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज सिंपली log t + c। अब t क्या था मेरा? t 1 + log x था, रख दो एज इट इज, तो दिस बिकम log ऑफ 1 + log x and plus c, that's your answer, log of 1 + log x plus c। सिंपल है, हो जाएगा। आगे बढ़े तो बस थोड़ी थोड़ी चीजें देखनी है हमें। बाकी चीज़ें वही है। तो पहले 15 क्वेश्चंस करेंगे, सारे इसी टाइप के हैं मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 4, धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड इंक्रीज कर दूंगा। sin x इंटू साइन cos x dx, ये मुझे करना है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का होता है sin x, ये तो हमें पता है। लेकिन ये जो cos x है ये इसके अंदर है, sin x के एंगल के अंदर है, ये मल्टीप्लाई में नहीं बाहर। तो बेटर क्या रहेगा, अब ऐसी चीज़ें अगर मिलती है, कोई चीज़ आपको रूट के अंदर मिल रही है, मोस्ट प्रॉब्ली डिनोमिनेटर में मिल रही है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, रूट के अंदर है, उसका बाहर है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को एज्यूम करो ताकि चीज़ें आसान हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं sin x को एज्यूम करूँगा तो ये cos x dx आएगा, तो cos x इसके साथ तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो हमें क्या एज्यूम करना चाहिए? cos x। ट्राई करके देखना sin x से क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो cos x है ये इस साइन का थीटा की तरफ वर्क कर रहा है, ये बाहर अकेला नहीं है, इसका एंगल है एक तरह से, ठीक है। तो मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे? cos x = t, ये मैंने एज्यूम कर लिया। cos x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस का sin x dx दैट इज इक्वल टू dt। अब कर दो वैल्यूज पुट, तो ये तो साइन कुछ नहीं हो सकता, साइन के अंदर cos x है, इस cos x की जगह मैं रख सकता हूँ t, तो दिस बिकम योर sin t पहली चीज। अब sin x इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी, बट माइनस ज़्यादा है तो इस माइनस को ले जाओ उधर, जो चीज़ें यहाँ फालतू दिखे या कांस्टेंट दिखे उसको दूसरी तरफ ले जाओ, दैट बिकम योर माइनस का डी टी। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, इस माइनस को बाहर ले आओ, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? ये माइनस तो मेरा एज इट इज, साइन टी का होता है माइनस कॉस टी और प्लस में एक कांस्टेंट सी, ठीक है। इस कांस्टेंट को हमेशा ऐसे लगाना है, ऐसे मत करना कि कुछ बच्चे क्या करेंगे माइनस इस पूरे की ब्रैकेट लगा दें, ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका रीज़न ये है कि मान लो इसको मैं ऐसे भी करता तो क्या फ़र्क पड़ जाए इसको माइनस सी लिखने से, इस माइनस सी को रिप्लेस करके मैं माइनस सी प्लस सी वन लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट ही है ना, किसी भी कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, अल्टीमेटली एक कांस्टेंट बन के आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें प्लस सी ही लिखा हुआ मिलेगा। ये ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा ना जहाँ पे मान लो आपका आंसर ऐसे आ गया कि 1 + cos t + c, ऐसे कुछ आंसर आ गया, तो ये भी एक कांस्टेंट है, तो आपके जो आंसर में ये 1 गायब मिलेगा आपको, ठीक है। 1 गायब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इस 1 को इस कांस्टेंट के अंदर मर्ज कर दिया, मैंने इस कांस्टेंट जो भी इसकी वैल्यू थी इसको ऐड किया, तो 2 कांस्टेंट वैल्यूज ऐड हो सकती है, ऐड करके एक सिंगल कांस्टेंट बना दी, तो आपको आंसर ऐसा मिलेगा। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा आंसर गलत हो गया, वो आंसर गलत नहीं हुआ है, ठीक है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस कांस्टेंट को मैं हमेशा, कोई भी कांस्टेंट टर्म आपको दिखेगी आंसर में तो सब मैं इस सी के अंदर मर्ज कर दूंगा, बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो हो जाएगा, जस्ट इस माइनस को अंदर लेके जाओगे, दिस बिकम प्लस, तो ये cos t प्लस सी हो जाएगा। cos t क्या था मेरा? t क्या था? दैट इज cos x, तो ये रख दो, दिस बिकम योर cos ऑफ cos x प्लस सी, दैट्स योर आंसर, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये वाली चीज़ अब क्वेश्चन नंबर 5 में मिलेगी, जो कांस्टेंट मर्ज करने वाली बात है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है दैट इज योर sin ax प्लस बी एंड cos ax प्लस बी dx। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रूट के अंदर है, कोई किसी का एंगल बन रहा है जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों के लिए लाऊँ कि मैं इसको भी इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ या इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ कि जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका आंसर थोड़ा थोड़ा अलग आएगा। थोड़ा थोड़ा अलग का मतलब क्या है?
आंसर सेम ही होता है, बस उसको लिखने के तरीके बदल जाते हैं। मैथमेटिक्स में आंसर कभी भी दो नहीं हो सकते, एक ही आंसर होगा, बट उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा, उसको मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो लेट मैंने एज्यूम किया कि साइन ax प्लस बी को मैंने ले लिया t, डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा जी कॉस ax प्लस बी एज इट इज, बाहर वाले का होगा डिफ्रेंशिएशन। अब ax प्लस बी का करो, तो ax प्लस बी का ax का हो जाएगा a, b कॉन्स्टेंट है, इसका हो गया 0, तो ये आ गया ऐसे कुछ, साथ में लगाना होता है dx इज इक्वल टू dt मेरा एज इट इज। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे है cos ax प्लस बी डी एक्स, कॉस ax प्लस बी डी एक्स, इस a को ले जाओ उधर, ये डिवाइड बाई a हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो। इसकी जगह मैंने रख दिया t इंटू डी एक्स, सॉरी इस पूरे की जगह मैंने क्या रख दिया डी टी बाई ए, और इसका मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट है, इसको मैं ले आया बाहर, t का क्या हो जाएगा ये 1 बाई ए एज इट इज, t का होगा जी टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये तो हमें आता है 1 पावर है, पावर ऐड कर दो डिवाइड बाय 2, ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है, प्लस में हो गया c, दिस बिकम योर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2a प्लस c। अब t मैंने क्या माना था, t मेरा ये है, पुट कर दो वैल्यू, दिस बिकम योर साइन स्क्वायर ax प्लस बी होल डिवाइड बाय 2a प्लस c। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर, समझ में आ गया। अब क्या करें, पहला मेथड ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, दूसरे तरीके से करता हूँ, यानी अब मैं लेट कॉस ax प्लस बी को t एज्यूम करता हूँ, इस तरीके से करके देखता हूँ क्या मेरा आंसर सेम आता है या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, चेक करो। कॉस ax प्लस बी को मैंने जब t लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ax प्लस बी, और ax प्लस बी का हो जाएगा a इक्वल टू डी टी, सॉरी dx भूल गया मैं, dx इज इक्वल टू डी टी। अब साइन ax प्लस बी, ये तो यहीं रहना है, बाकी चीज़ें ले जाओ उधर, साइन ax प्लस बी, ये a है और माइनस है, इसको ले गया इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का a डिवाइड बाय इस पूरे की वैल्यू। अब वैल्यूज पुट करूँ, ये प्लस ये बन जाएगा डी टी माइनस डी टी बाई ए, और इसको मैंने क्या लिया t, तो इसकी जगह आ जाएगा t, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब माइनस 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाला, t डी टी बच गया मेरे पास, t का डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करो, क्या मिलेगा, दैट बिकम योर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और प्लस में एक कॉन्स्टेंट c तो आना ही आना है, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, तो माइनस 1 बाई ए एज इट इज, t मैंने क्या लिया यहाँ पे मैंने लिया जी कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ax प्लस बी प्लस में c, और डिवाइड बाय 2, या फिर मैं इसको 2a भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, ये माइनस मेरा एज इट इज। तो जब मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा आंसर आया ये, जब मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा आंसर आया ये। क्या दोनों आंसर अलग अलग है या सेम है, देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली अब देखो ये तो बहुत सिंपल मैनिपुलेशन है, कुछ ऐसे मैनिपुलेशन भी आएंगे जहाँ पे ये हटा दूँ आई थिंक, जहाँ पे हमारे लिए बहुत मुश्किलें होने वाली हैं, तो जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अच्छी है, ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा है, तो वो आराम से कर सकते हैं। जैसे इसको क्या दोनों आंसर, अब जब मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया था इसकी जगह पे टी, तो मेरा आंसर ये आया, जब ये सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा आंसर ये आया, दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक में से दोनों में से कोई एक ही आंसर मिलेगा, पीछे दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, बट ये दोनों आंसर सही है और दोनों आंसर सेम भी है। कैसे, उसका रीज़न मैं देता हूँ, जो लास्ट चीज़ समझाई थी अब समझ में आएगी। साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है, तो अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, 10th क्लास स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पुट कर दो। साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, चाहे उसको चेंज कर लो उसको चेंज कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस बिकम योर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और होल डिवाइड में मेरे पास क्या है 2a, और प्लस में एक कॉन्स्टेंट है c। अब न्यूमरेटर क्या मैं अलग अलग कर सकता हूँ दोनों की चीज़ें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 2a एंड होल डिवाइड बाय 2a, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं जी। अब मैंने क्या बताया था, मेरा जो आंसर है मुझे कैसे मिलता है, ये एक कांस्टेंट है और ये भी क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है। तो इन दोनों कांस्टेंट को ऐड करके मैं क्या कर सकता हूँ, सिंगल कांस्टेंट में चेंज कर सकता हूँ। तो बाकी बचा उसको लिख दो एज इट इज कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाय 2a, और इन दोनों को ऐड करने से एक नया कांस्टेंट बन गया, लेट बी c1 कुछ भी, दिस एंड दिस आंसर इज सेम, ठीक है। अब ये c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये मैटर नहीं करते हैं। तो अब ये बोलो कि यहाँ c लिखा हमने, यहाँ c1 आ गया, तो ये चीज़ें नहीं होती है। अब इस आंसर में ये c जो है सेम है, यहाँ पे जो c था वो अलग था। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो,
मोस्ट प्रॉब्ली जो इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो प्रूव वाले आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास सामने होगा कि मुझे इस फॉर्म में आंसर चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, तो वहाँ हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, वो प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ें। टोटल फर्स्ट 15 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज योर रूट ऑफ ax प्लस b मुझे गिवन है, अगेन इंटीग्रेटिंग दिस विद dx। अब देखो सिर्फ रूट के अंदर एक टर्म है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले वाला जो मैंने sin 3x वाला करवाया था वहाँ से दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर मुझे इसकी जगह पे सिर्फ रूट t मिल जाए, क्या मिल जाए, सिर्फ रूट t मिल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह पे ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी हमने किए थे, अगर आपने ध्यान दिया हो, sin 3x मैंने करवाया या फिर रूट के अंदर जो भी टर्म्स आई, हम सब्स्टिट्यूट तभी कर सकते हैं जब ये जिसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो क्या हो, लीनियर फंक्शन हो। क्या होगा ये? लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन आप बोल सकते हो इसको। ये मेरा क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा, तभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अदरवाइज लीनियर नहीं हो, तो लीनियर नहीं होने के केस में जो भी फंक्शन है वो चाहे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, व्हाटएवर इट इज, उस कंडीशन में उसका डेरिवेटिव भी होगा तभी हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। उसका डेरिवेटिव भी होगा तभी सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो पहली चीज़, लीनियर फंक्शन है तो डायरेक्टली जो भी वैल्यूज है लीनियर फंक्शन, उस पूरे की जगह पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो फंक्शन क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक कुछ भी हो रहा है जिसकी हायर पावर है, तो उसके लिए उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए, तभी आप सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। अदरवाइज इस सब्स्टिट्यूशन का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, मतलब मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। जब मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा उस पर सब्स्टिट्यूट क्यों करूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आगे समझ में आएगी। हर क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करोगे, सिंपली रूट के अंदर जो दिख रहा है ax प्लस b, उसकी जगह मैंने रख दिया t। क्यों रखा वो आपको बता दिया मैंने। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ax का डिफ्रेंशिएशन जी a हो जाएगा, इसका तो 0 है, साथ में लगा दो dx इक्वल टू हो गया dt। अब इस a को ले जाओ उधर, क्यों ले गया, क्योंकि मेरे पास यहाँ सिर्फ dx है जी, तो बस वैल्यूज पुट कर दो। इसको पूरे को बोला मैंने t, तो t का हो गया रूट, dx की जगह रखूँ मैं dt बाई a इज इक्वल टू रूट t को मैं t रेस्ट पावर हाफ लिख दूँ, कोई बात नहीं है। a जो कांस्टेंट है इसको मैं ले आया बाहर और dt मेरा साथ में, t रेस्ट पावर हाफ सब जानते हैं क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 बाई a एज इट इज, t रेस्ट पावर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1, इट मीन दैट इज 3/2, और नीचे भी पावर 3/2, प्लस में हो जाएगा कांस्टेंट c। इस t की जगह पे रख दो ये वैल्यूज, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट। 3/2 को ले दो, 2/3, t की जगह वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। ये गिवन है x रूट ऑफ x प्लस 2 इंटीग्रेशन, ये बोल सकते हो एक और टाइप आ गया। तो इसमें क्या है, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन है क्या, बाहर नहीं है, बट ये लीनियर फंक्शन है। अच्छी बात क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन में क्या करो, रूट के अंदर दिख गया तो इसकी जगह पे t रख देते हैं, और कोई मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। तो कुछ चीज़ें कई बार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में मेरा क्लिक करेगा कि हाँ मुझे इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर, ये बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में ज़रूरी नहीं क्लिक कर जाए कि मुझे किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो इस कंडीशन में हिट एंड ट्रायल पे चलो, इसकी जगह रख के देखो, इसकी जगह रख के देखो, जिससे सॉल्यूशन मिले दैट्स योर आंसर, ठीक है। और प्रैक्टिस के साथ साथ डायरेक्टली क्लिक होना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू, मैंने t ले लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, तो यहाँ सिर्फ dx और ये हो जाएगा dt। पुट कर दो भाई, तो रूट एज इट इज x प्लस 2 की जगह मैंने रख दिया t, dx की जगह रख दिया मैंने dt, बाकी बच गया x। इसकी जगह क्या करें, तो इसके लिए देखो ये रहा, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ दैट बिकम t माइनस 2, और ऐसे हमने क्यों किया वो देखो, अब अभी समझ में आ जाएगा। रूट t का मतलब है t रेस्ट पावर हाफ। अब ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, 7.1 वाला बन गया। इसको मैं जस्ट सिंप्लीफाई करके इसका इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ। t रेस्ट पावर हाफ को t से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ हाफ है, बेस सेम हो तो पावर ऐड होगी, तो 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, तो t रेस्ट पावर 3/2 माइनस एज इट इज 2 इंटू टी रेस्ट पावर हाफ दैट बिकम 2 इंटू टी रेस्ट पावर हाफ। इस पूरे का करना है मुझे इंटीग्रेशन ऑफ दिस। टी रेस्ट पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली पावर
ऐड कर दो, 3/2 में 1 ऐड कर दो और एज इट इज लिख दो नीचे, तो 3/2 + 1 -2 इज ए कॉन्स्टेंट, टी रेस्ट पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा, टी रेस्ट पावर हाफ + 1 डिवाइड बाय हाफ + 1 एंड प्लस में एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 3/2 + 1 दैट इज 5/2, तो टी रेस्ट पावर 5/2, नीचे पे 5/2 होगा, ऊपर लेके आओगे दिस बिकम 2/5, -2 मेरा एज इट इज, टी रेस्ट पावर दिस बिकम 3/2 और इस 3/2 को ऊपर लेके आओगे दैट बिकम 2/3 और प्लस में मेरा c। अब t की जगह क्या रखोगे, जो मैंने ज्यूम किया है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 × 4 ये तो कर सकते हो, t की जगह वैल्यू रख दो, यू गेट योर आंसर, सिंपल। नेक्स्ट बढ़े, ये था 7। एट देखो, x × √1 + 2x²। अब देखो रूट के अंदर वाले को क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ये हम करते आ रहे हैं अभी तक। अब लेकिन ये लीनियर फंक्शन नहीं है, लीनियर नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन बाहर होना चाहिए। तो देखो 1 का तो 0 होता है, 2x² का क्या मिलेगा 4x, x है ना, तो कांस्टेंट को कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट को मैं इधर उधर कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मुझे इसी को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो लेट 1 + 2x² = t, 1 का 0, 2 एज इट इज, 2 × 2 = 4x dx क्या हो जाएगा dt, इस 4 को ले जाओ उधर बस, x dx = dt/4, वैल्यू जो पुट कर सकते हो कर दो। तो इसकी जगह मैं रखूँगा t, तो दिस बिकम √t, x dx को मिला के हो जाएगा dt/4, इसका करना है इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट बाहर, t का इंटीग्रेशन आई थिंक कर सकते हो, टी रेस्ट पावर हाफ का अभी अभी किया हमने, टी रेस्ट पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2 प्लस में कांस्टेंट c 1/4 मेरा रहेगा एज इट इज, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। तो इन क्वेश्चंस के हिंट दे देता हूँ, आई थिंक जो डिफिकल्ट होगा उसको कर लेते हैं, बाकी हिंट से काम चल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 4x + 2 × √x² + x + 1, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो देखो क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबली रूट वाली टर्म को ही करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को अज्यूम करके देख लेता हूँ पहले मैं। तो लेट x² + x + 1 = मैंने t लिया, डिफ्रेंशिएट करते हैं, दिस बिकम योर 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और साथ में लग जाएगा dx = dt। अब ये ध्यान रखना dx इस सब के साथ आएगा, क्योंकि इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, तो dx/dt एक्चुअली में ये ऐसे लिखते ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करके एज इट इज लिख दो, ये dx मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो होल इक्वल टू dt, ये चीज़ें आई थिंक पहले से पता है आपको। अब इतना करने के बाद इसको तो मैंने t लिख दिया, ठीक है भाई, ये तो रूट के अंदर t हो गया। अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि यहाँ पे 2x + 1 dx है और यहाँ पे है सिर्फ dx, तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो जो मैंने निकाला है वो एज इट इज आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इक्वल टू के दूसरी तरफ जब लेके आते हो तो मुझे अब मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t बनेगा। तो इसके लिए मेरी x की कोई भी वैल्यूज़ नहीं बचनी चाहिए, x में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ t में कन्वर्ट, जितने भी x हैं उन सबको मुझे t में कन्वर्ट कर देना है। तो बाई चांस कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाओगे तो जहाँ पे मुझे dx की वैल्यू पुट करनी है वहाँ x फिर से आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने देना है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ऐसा अगर आप कर रहे हो मतलब गलत कर रहे हो, तो मतलब कुछ और सब्स्टिट्यूट करना चाहिए हमें, बट यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली चीज़ें मिल रही है। तो ये और ये मिला के क्या लिख दूंगा मैं, dt। 2 बचा, इट्स ओके, 2 को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ, 2 मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब √t का इंटीग्रेशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, करवाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। 10 देखते हैं, इसमें किया मैंने 1 डिवाइड बाय x माइनस √x का इंटीग्रेशन dx। अब क्या किया जाए, क्या मैं x को सब्स्टिट्यूट करूं? अभी तक तो हम यही बात करते आ रहे थे ना, किसी x को सब्स्टिट्यूट कर देते t, तो भाई x की जगह t रखने वाली बात होगी ना, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा फिर, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। तो क्या किया जाए, अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो रूट के अंदर टर्म हो वैसा ही किया जाए या लॉग के अंदर हो, कभी कभी मुझे पावर्स को भी साथ में इंक्लूड करना पड़ता है। तो √x को अगर मैं ध्यान से देखूं तो √x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मुझे मिलता है 1 डिवाइड बाय 2 √x, यस और नो।
यही होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा दिमाग मेरा चलना चाहिए कि नीचे अगर रूट एक्स इसके प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाए, किसके, इसके प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाए तो मेरा काम बन सकता है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो देखो बिल्कुल कर सकते हैं। 1 डिवाइड बाय इन दोनों टर्म से क्या मैं रूट एक्स को बाहर निकाल सकता हूँ? यस और नो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि x होता है मेरा रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक एक्स बाहर निकालिए, एक एक्स बच गया अंदर, ये पूरा बाहर आ गया तो ये हो गया माइनस का 1 और साथ में dx मेरा एज इट इज। अब मेरे लिए चीज़ें आसान होगी। रूट एक्स का डेरिवेटिव बाहर पड़ा है तो मैंने क्या किया, रूट एक्स और साथ में कांस्टेंट है तो इस पूरे को t एज्यूम कर लिया। रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा, साथ में dx और इज इक्वल टू dt, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो होगा 0। इस 2 को ले जाते हैं उधर, ये मेरे पास पूरा है 1 बाय रूट एक्स इंटू dx, इसकी जगह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ dt, और रूट एक्स माइनस 1 को मैंने माना है t, तो ये हो जाएगा 1 बाय टी। इसका करता हूँ इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, 1 बाय टी का क्या होता है लॉग टी, 2 इंटू लॉग टी प्लस सी। अब t किसको लिया था, t लिया था रूट एक्स माइनस 1 को, तो यहाँ पुट कर दो, आपका मिल गया आंसर। सिंपल, आसान है, तो बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी होता रहेगा। 11 ये मुझे गिवन है और इसने बोला है कि x इज ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव रियल नंबर है मतलब। तो सेम एज इट इज ऐसे क्वेश्चन हमने किया था, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7 में क्या था, कुछ ऐसे था बस, वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में था, यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में p/q की फॉर्म में है। तो क्या किया जाए, अब देखो रूट के अंदर लीनियर फंक्शन है तो इट्स ओके, लीनियर फंक्शन में मुझे सोचने की जरूरत नहीं, आप आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो कर दो। तो मैंने क्या किया, लेट x + 4 इज इक्वल टू टी लिया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के लिए dx यानी 1 हो जाएगा, 4 0, तो dx इज इक्वल टू dt। अब वैल्यूज पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x + 4 की वैल्यू मैंने रखी थी t, तो ये हो जाएगा रूट टी, ठीक है। ऊपर क्या है, x है, और dx की जगह मैं लिख देता हूँ dt। तो इस x की जगह क्या करूँ, तो x की जगह सेम जैसे वहाँ किया था, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी t - 4, तो दिस बिकम t - 4। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ, अब यहाँ पे ऊपर मेरे पास एक ही टर्म थी, अब यहाँ पे ऊपर 2 है नीचे एक टर्म है, तो इन दोनों को मैं अलग अलग कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ t डिवाइड बाई रूट टी माइनस 4 डिवाइड बाई रूट टी। तो अब ये बन गया 7.1 का क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। t डिवाइड बाई रूट टी का मतलब पावर हाफ, ऊपर पावर 1 है नीचे हाफ है, तो डिवाइड करें, बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा t रेज़ टू पावर हाफ, ऊपर 1 माइनस हाफ इज हाफ, माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़, रूट टी मतलब t रेज़ टू पावर हाफ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t रेज़ टू पावर -1/2। और इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे बताओ t रेज़ टू पावर हाफ का इंटीग्रेशन, तो सिंपली t रेज़ टू पावर हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2 माइनस 4 एज इट इज़, t रेज़ टू पावर माइनस हाफ, तो t रेज़ टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 करोगे तो प्लस का हाफ होगा, डिवाइड बाई हाफ प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दो, हाफ को ऊपर ले आओ, सॉल्व कर लो, हो जाएगा। सॉरी, कितने हो गए, नंबर 11 तक हो गए। चलो लास्ट 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, x³ - 1 इंटू x⁵ dx, यही देखो क्या करोगे, क्या अज्यूम करना चाहिए। अब एक तरीका तो सिंपल सा है मेरे पास, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, मैं इसको डायरेक्टली बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकता हूँ, यही ना, सॉरी हेयर इट इज़ 1/3, अब नहीं कर सकता। अगर ये ऐसे होता तो इट्स ओके, मैं x⁵ को अंदर ले जाता, ये x⁵8 हो जाता, x⁵5 हो जाता, अलग अलग फॉर्मूला लगा देता, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे इसने पावर दे दी 1/3, यानी एक तरह से क्यूब रूट है ये, तो रूट वाले टर्म को हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ताकि उनको मैं इकट्ठा कर सकूँ। तो करें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो मैंने क्या किया, लेट x³ - 1 को t एज्यूम कर लिया 1 मिनट के लिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि यहाँ पावर बड़ी है या छोटी है, इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है।
बट इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर 4 मिलेगी, पावर 4 यहाँ तो नहीं है। इसका डेरिवेटिव करने पे मुझे क्या मिलेगा, पावर 2 मिलेगी। क्या यहाँ पे पावर 2 दिख रही है? हाँ बिल्कुल, x⁵ में x⁵2 इंटू x⁵3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस इसी का यूज़ करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार डायरेक्टली मुझे चीज़ें मिले, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करो जो रूट वगैरह के अंदर टर्म्स हैं उनको अज्यूम किया। तो मैंने x³ - 1 को t अज्यूम किया। अब इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। 1 का तो 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 3 को मैं ले जाता हूँ उधर, ये हो जाएगा /3। बाकी वैल्यूज पुट करो, x³ - 1 दैट इज योर t, तो t⁻⁴ हो गया, तो इंटू x⁵5 को मैं लिख सकता हूँ x³ इंटू x² dx। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लास्ट वाले को। इसकी वैल्यू मेरे पास मिल गई यहाँ से, तो इसकी हो जाएगा dt/3। बाकी बचा मेरे पास x³। इस x³ को क्या लिखोगे, तो यहाँ से निकाल लो t की फॉर्म में। तो इम्प्लाइज दैट x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t, और उधर जाएगा तो +1। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, t+1 इंटीग्रेशन। अब ये 7.1 वाला हो गया, इस t को ले जाओ अंदर, तो ये क्या हो जाएगा t⁻⁴ एंड t क्या हो जाएगा t⁻⁴/3। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये एज इट इज़ प्लस t⁻⁴ dt, और 3 को मैं बाहर ले आता हूँ, तो इंटीग्रेशन 1/3 मेरा बाहर। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, डायरेक्ट पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो 12 लास्ट 3, क्वेश्चन नंबर 13, x² डिवाइड बाय 2 + 3x³ होल क्यूब, यही है, दैट्स इट। पावर 3 पावर 2, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, तो नीचे वाले को कर लो अज्यूम। तो 2 + 3x³ इज इक्वल टू, मैंने t लिया, इसका 0, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, x² dx इज इक्वल टू dt। मुझे x² dx चाहिए, तो इस 9 को तो ले जाऊँ, वैल्यूज पुट कर दो बस। x² dx की जगह dt/9, इसकी जगह में रखना है t, तो दिस बिकम 1/t³ इज नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस। 1/9 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t³ है, ऊपर लेके जाऊँगा तो t⁻³ हो जाएगा, और dt मेरा साथ में है। करो इसका, तो 1/9 एज इट इज, दिस बिकम t³ मीन्स t⁻³ + 1 दैट इज -2 होल डिवाइड बाय -2 इंटू dt। t की वैल्यू पुट कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, t को ले आओ नीचे, यू गेट योर आंसर। बस ये है, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ये -1/18 इसका कॉन्स्टेंट रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा, सॉरी। कर लोगे, t की वैल्यू पुट करनी है बस। 14 ये तो खुद से भी कर सकते हो। ऐसे बोला x इज़ ग्रेटर देन 0, log x तभी डिफाइन होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसी के लिए दिया इसने, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर नहीं भी दिया हो तो m इज़ नॉट इक्वल टू 1, सॉरी m जो है वो 1 नहीं है। अब log को देखते ही समझ में आ जाए कि 1/x क्या होता है, log का डिफरेंसेस, तो बस log x इज इक्वल टू t, तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, पुट द वैल्यूज, दिस बिकम 1/t⁻m dt। इसको ऊपर ले जाऊँ तो सेम एज इट इज लास्ट वाला बन गया। ठीक है, करोगे तो क्या बन जाएगा t⁻⁻m+1 होल डिवाइड बाय -m+1 एन प्लस में हो जाएगा c। अब t की जगह क्या रख दोगे, log x, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट। t की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस log x हो जाएगा। द लास्ट वन, ये तो करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर आज की क्लास करते हैं ओवर, फिर आगे करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे 15 है, x डिवाइड बाय 9 - 4x² गिवन है, तो बहुत आसान दे दिया, इसलिए स्क्वायर है, x है, सिंपल। तो इसको क्या कर लोगे, 9 - 4x² को मैंने मान लिया t, ये 0 हो गया, ये बचा माइनस का 8x dx इज इक्वल टू dt। इसको ले जाओ उधर, वैल्यूज पुट कर दो, इसकी क्या होगी dt डिवाइड बाय -8, इसकी वैल्यू क्या है 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो -1/8 तो आ जाएगा बाहर, t का log t प्लस में कांस्टेंट c, t की वैल्यू क्या है ये, यहाँ पे पुट कर दो, गेट योर आंसर। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन से, सब्स्टिट्यूशन से मेथड, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, और आगे भी इसका यूज होता ही रहेगा क्योंकि बेसिक चल रही है चीज़ें। तो अभी के लिए आई थिंक इतना बहुत है। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, ठीक है, किसी भी टाइप का डाउट हो
आपको स्पीड से रिलेटेड दिक्कत हो कि स्पीड ज़्यादा हो रही है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कोई भी टॉपिक बीच से या पीछे से कोई भी, अभी के लिए थैंक यू।